रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। अब सुनिए एक पुरानी कहानी में उर्दू साहित्य के जाने माने अफसाना निगार सादत हसन मंटो का अफसाना बारिश, जिसे प्रोड्यूस किया है अंकित शर्मा ने और आवाज है आरजे साइमा की। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 दरख्त थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो पानी की इस बारिश से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंबा गड़ा था उसके फ्लैट के एन सामने। वो भी खुश नजर आता था, हालांकि उसकी खुशी की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। उस बेजान चीज को भला क्या खुशी हो सकती है। लेकिन तनवीर ने, जो बहुत गमगीन था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी चीज है खुशी में नाच गा रही है। सावन गुजर चुका था मगर बारिश नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी मगर कोई नतीजा नहीं निकला। बादल आते जाते रहे मगर उनके थनों से एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छाजों पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिश से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने न टपकाया हो। 2 साल पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत शुरू की थी मगर वो एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे ध्यान देने लायक ही न समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, लंगोट पहनकर नहाया और बारिश के मजे लिए। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और कहकहे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ झाड़ियों की एक दीवार लगी थी। तनवीर उठा, आम का रस चूसते हुए वो बाड़े के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहने थी जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवारें चूंकि लट्ठे की थी इसलिए तनवीर को उनके बदन के निचले हिस्से के सही आकार प्रकार का पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नजरों से कभी नहीं देखा था जैसा कि उस रोज जबकि बारिश हो रही थी उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उनको देखता रहा जो बारिश में भीग भीग कर खुशी की आवाजें बुलंद कर रही थीं। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कि वो मिजाज से कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नजरों से देखना गुनाह समझता था। मगर उस दिन उसने बड़ी ललचाई निगाहों से उनको देखा ही नहीं बल्कि उनके गीले बदन में अंगार बनकर हैंडपंप की तरह छेद करता रहा। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 साल के करीब होगी। ना तजुर्बेकार था। जिंदगी में उसने पहली बार जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा तो उसे ये महसूस हुआ कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं।
उसने उन दोनों लड़कियों में से एक को चुनना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी चंचल थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा चंचल अच्छी रहेगी, जो उसे भी चंचल बना दे। ये चंचल लड़की खूबसूरत थी। उसके शरीर के अंग भी बहुत खूबसूरत और मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरे के मुकाबले बहुत ज्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको वो काफी वक्त पहले भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी। उसने बाड़े के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत का ख्याल आया। मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गरज से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत के अंग प्रत्यंग नजर आ जाएं, तो उसने इन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम परवीन था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बड़ी मुश्किलें पेश आई, इसलिए कि उस लड़की तक पहुंचना तनवीर को आसान नहीं मालूम होता था। फिर उसे अपने माँ बाप का भी डर था। इसके अलावा उसे ये भी यकीन नहीं था कि उसे वो खिंचन महसूस हुई है कि नहीं जो तनवीर को हुई थी। बहुत दिनों तक वो इन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातों जागता, छोटी झाड़ियों की तरफ जाता, मगर वो नजर ना आती। घंटों वहां खड़ा रहता और वो बारिश वाला नजारा जो उसने देखा था, आंखें बंद करके अपने मन में दोहराता रहता। बहुत दिनों बाद आखिर उसको एक दिन उससे मुलाकात करने का मौका मिल ही गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम से जा रहा था कि परवीन से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में से तनवीर के सपनों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौकों पर घबरा ही जाया करता है। उसने मोटर कुछ ऐसे बहंडे अंदाज में रोकी कि उसको जबरदस्त धक्का लगा। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे से ज्यादा सुरूर में था। उसको उसकी महबूबा ने खुद बुलाया था। परवीन के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थुपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है ना, तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक जरूरी काम से जाना था। आप मेरे पड़ोसी हैं, इसलिए आपको ये तकलीफ दी। तकलीफ का क्या सवाल पैदा होता है? मैं तो उसकी जबान लड़खड़ाई। आपसे पहले मिला नहीं हूं, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। हाय, आप देख रहे थे? ये गुस्ताखी मैंने जरूर की है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आपने देखा क्या था? एक सवाल ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था।
आए बाएं साएं करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको, मेरा मतलब है 2 लड़कियां जो बारिश में नहा रही थी और खुश हो रही थी, मैं उस वक्त आम चूस रहा था। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने मोटर स्टार्ट की। उसकी समझ में ना आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे। चुनांचे वो गोल कर गया। आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूं? आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपना बाजू डाल दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और एहसासों में बहकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने भी उसे नहीं रोका, लेकिन फौरन तनवीर को यह एहसास बड़ी तेजी से हुआ कि उसने बड़ी अश्लील हरकत की है और शायद परवीन को उसकी हरकत पसंद नहीं आई। चुनांचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? परवीन के चेहरे पर यूं तो नाराजगी के आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूं महसूस कर रहा था जैसे वो उसके खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो रंडियों का चकला है। अरे आना। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूल्हे मटकाकर ठीक वैश्याओं के अंदाज में कहा, शाम को मैं यहां होती हूं, आप कभी जरूर तशरीफ लाइए। तनवीर जब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक वैश्या है जिसे वो हर रोज चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन के होठों पर थुपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद गमगीन था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। औलाद, प्रोड्यूस बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे साइमा की। जब जुबैदा की शादी हुई तो उसकी उम्र 25 बरस की थी। उसके माँ बाप तो ये चाहते थे कि 17 बरस के होते ही उसका ब्याह हो जाए, मगर कोई मुनासिब रिश्ता मिलता ही नहीं था। अगर किसी जगह बात तय हो जाती तो कोई ऐसी मुश्किल पैदा हो जाती कि रिश्ता मुमकिन न हो पाता। आखिर जब जुबैदा 25 बरस की हो गई तो उसके बाप ने एक ऐसे इंसान से उसकी शादी कर दी जिसकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। उसकी उम्र 35 बरस के करीब करीब थी, या शायद इससे भी ज्यादा हो। साहिबे रोजगार था, हर दिन आमदनी आ जाती थी। मार्केट में कपड़े की थोक फरोशी की दुकान थी। हर महीने 500-600 रुपए कमा लेता था। जुबैदा बड़ी बात मानने वाली लड़की थी। उसने अपने वालिदैन का फैसला मंजूर कर लिया। चुनांचे शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई।
उसका शौहर, जिसका नाम इल्मुद्दीन था, बहुत शरीफ और मोहब्बत करने वाला साबित हुआ। वो जुबैदा के हर आराम का ख्याल रखता। कपड़ों की कोई कमी नहीं थी, हालांकि दूसरे लोग उनके लिए तरसते थे। 40,000 और 3B के लट्ठे, शनून और 2 घोड़े की बौस्की के थानों के थान जुबैदा के पास मौजूद थे। वो अपने मैके हर हफ्ते जाती। एक दिन गई तो उसने चौखट पे कदम रखते ही मातम की आवाज सुनी। कोई ऐसे रो रहा था जैसे अंदर कोई मर गया हो। अंदर गई तो उसे मालूम हुआ कि उसका बाप अचानक दिल की हरकत बंद हो जाने की वजह से खत्म हो गया था। अब जुबैदा की मां अकेली रह गई। घर में सिवाय एक नौकर के और कोई भी नहीं था। जुबैदा ने अपने शौहर से दरखास्त की कि अगर वो इजाजत दे दे तो वो अपनी बेवा मां को अपने पास बुला ले। इल्मुद्दीन बोला, इजाजत की क्या बात करती हो? ये तुम्हारा घर है और तुम्हारी माँ मेरी माँ है। जाओ उन्हें ले आओ। सामान वगैरह लाने का बंदोबस्त मैं अभी किए देता हूँ। जुबैदा बहुत खुश हुई। वो तांगे में गई और अपनी माँ को साथ ले आई। इल्मुद्दीन ने सामान उठवाने का बंदोबस्त कर दिया था, चुनांचे वो भी पहुंच गया। घर काफी बड़ा था, 2-3 कमरे खाली पड़े थे। जुबैदा की माँ के लिए कुछ सोच विचार के बाद एक कमरा खास कर दिया गया। जुबैदा की माँ बहुत एहसानमंद थी और अपने दामाद के अच्छे सलूक से बहुत खुश थी। उसके जी में कई मर्तबा ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपना सारा जेवर, जो कई हजारों की मालियत का था, अपने दामाद को दे दे कि वो अपने कारोबार में लगाए और ज्यादा कमाए। मगर वो तबीयतन कंजूस थी। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, मुझे यहाँ आए 10 महीने हो गए हैं और मैंने अब तक अपनी जेब से 1 पैसा भी खर्च नहीं किया है। हालांकि मेरे पास तुम्हारे मरहूम बाप के छोड़े हुए 10,000 रुपए मौजूद हैं और जेवर अलग। जुबैदा अंगीठी के कोयलों पर फुल्का सेक रही थी। माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? कैसी वैसी बातें जाने दो। मैंने ये सब रुपए और जेवर इल्मुद्दीन को दे दिए होते, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई बच्चा पैदा हो तो ये सब कुछ उसको तोहफे के तौर पर दूं। जुबैदा की माँ को इस बात का बड़ा ख्याल था कि उसकी बेटी के यहाँ अभी तक बच्चा क्यों पैदा नहीं हुआ है। उसकी बेटी की शादी हुए 2 बरस हो चुके थे, मगर बच्चे की पैदाइश के आसार ही नजर नहीं आते थे। वो जुबैदा को कई हकीमों के पास ले गई। उसने जुबैदा को कई माजून, कई पुड़ियां, कई दवाइयां खिलवाईं, मगर खातिर खा नतीजा बरामद न हुआ। फिर उसने पीर फकीरों से रुजू किया। टोने टोटके इस्तेमाल किए गए, तावीज और धागे भी, मगर मुराद पूरी न हुई। आखिर जुबैदा तंग आ गई। एक दिन उसने उकताकर अपनी माँ से कहा, छोड़ो इस किस्से को, बच्चा नहीं होता तो ना हो। उसकी बूढ़ी माँ ने मुंह बिसोर कर कहा, बेटा ये बहुत बड़ा किस्सा है। तुम्हारी अक्ल को मालूम नहीं क्या हो गया है। तुम इतना भी नहीं समझती हो कि औलाद का होना कितना जरूरी है। इसी से तो इंसान की जिंदगी का बाग सदा हरा भरा रहता है। मैं क्या करूं? बच्चा पैदा नहीं होता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर किसी का भी नहीं बेटी, बस सिर्फ एक अल्लाह की मेहरबानी चाहिए। जुबैदा खुद अल्लाह मियाँ के हुजूर हजारों मर्तबा दुआएं मांग चुकी थी कि वो अपने फजलो करम से उसकी गोद हरी कर दे, मगर उसकी उन दुआओं से कुछ भी नहीं हुआ था। जब उसकी माँ ने हर रोज उसके साथ बच्चे की पैदाइश के मुताल्लिक बातें करना शुरू कर दी, तो उसको ऐसा महसूस होने लगा कि वो बंजर जमीन है जिसमें कोई पौधा उग ही नहीं सकता। रातों को वो अजीब अजीब से ख्वाब देखने लगी, बड़ी ऊट पटांग किस्म के। कभी वो देखती कि वो एक विशाल रेगिस्तान में खड़ी है और उसकी गोद में एक गुल गोथना सा बच्चा है, जिसे वो हवा में इतने जोर से उछालती है कि वो आसमान तक पहुंचकर गायब हो जाता है। कभी वो देखती कि वो ऐसे बिस्तर में लेटी हुई है
जो नन्हे मुन्ने बच्चों के जिंदा गोश्त से बना हुआ है। ऐसे ख्वाब देख देख कर उसका दिलो दिमाग परेशान हो गया था, अपना संतुलन खो बैठा था। एक दिन बैठे बैठे उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने अपनी माँ से कहा, ये किसका बच्चा रो रहा है? उसकी माँ ने अपने कानों पर जोर देकर बच्चे के रोने की आवाज सुनने की कोशिश की और जब उसे कुछ सुनाई न दिया तो उसने कहा, कोई बच्चा रो नहीं रहा है। नहीं माँ, रो रहा है, बल्कि रो रो के उसकी बुरी हालत हो गई है। या तो मैं बहरी हो गई हूँ या तुम्हारे कान बजने लगे हैं। जुबैदा खामोश हो गई, लेकिन उसके कानों में देर तक किसी पैदा हुए बच्चे के रोने और बिलखने की आवाज आती रही। उसने कई बार यह भी महसूस किया कि उसकी छातियों में दूध उतर रहा है, मगर उसने इस बात का जिक्र अपनी मां से ना किया। जब वो अंदर अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए गई तो उसने कमीज उठाकर देखा कि उसकी छातियां उभरी हुई हैं। बच्चों के रोने की आवाजें उसके कानों में अक्सर टपकती रहती। वो समझ गई थी कि ये सब वहम है। हकीकत सिर्फ ये है कि उसके दिलो दिमाग पर हर वक्त हथौड़े पड़ते रहते हैं कि उसके बच्चा क्यों नहीं होता, और वो खुद भी बड़ी शिद्दत से वो खालीपन महसूस करती है जो किसी ब्याही औरत की जिंदगी में नहीं होना चाहिए। वो बहुत उदास रहने लगी। मोहल्ले में बच्चे शोर मचाते तो उसके कान फटने लगते और उसका जी चाहता कि बाहर निकलकर उन सब का गला घोंट डाले। उसके शौहर इल्मुद्दीन को औलाद वौलाद की कोई फिक्र नहीं थी। वो अपने व्यापार में मगन था। कपड़े के भाव रोज बरोज चढ़ रहे थे। आदमी चूंकि होशियार था, इसलिए उसने कपड़े का काफी जखीरा जमा कर रखा था। उसकी महीना आमदन पहले से दोगुना हो गई थी। शौहर की आमदनी बढ़ने पर जुबैदा को कोई खुशी हासिल नहीं हुई। जब उसका शौहर उसको नोटों की गड्डी देता तो वो उसे अपनी झोली में डालकर देर तक लोरी देती रहती। फिर वो उसे उठाकर किसी ख्याली झूलने में बिठा देती। एक दिन इल्मुद्दीन ने देखा कि वो नोट जो उसने अपनी बीवी को लाकर दिए थे दूध की पतीली में पड़े हुए हैं। वो बहुत हैरान हुआ कि वो वहां कैसे पहुंच गए। उसने जुबैदा से पूछा, ये नोट दूध की पतीली में किसने डाले हैं? बच्चे बड़े शैतान हैं, ये हरकत उन्हीं ने की होगी। लेकिन यहाँ बच्चे कहाँ हैं? आप भी कैसी बातें करते हैं? क्या हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं? अभी स्कूल से वापस आते होंगे, उनसे पूछूंगी कि ये हरकत किसने की है। इल्मुद्दीन समझ गया कि उसकी बीवी के दिमाग की हालत ठीक नहीं, लेकिन उसने अपनी सास से इस बात का जिक्र न किया कि वो समझता था वो बहुत कमजोर औरत है। वो दिल ही दिल में जुबैदा की दिमागी हालत पर अफसोस करता रहा, मगर उसका इलाज उसके बस में नहीं था। उसने अपने कई दोस्तों से मशवरा किया। उनमें से चंद ने उससे कहा कि वो जुबैदा को पागल खाने में दाखिल करा दे, मगर पागल खाने के ख्याल ही से उसे वहशत होती थी। उसने दुकान पर जाना छोड़ दिया। वो सारा वक्त घर रहता और जुबैदा की देखभाल करता। उसको ये डर भी रहता कि कहीं किसी रोज वो कोई खतरनाक हरकत न कर बैठे। इल्मुद्दीन के घर पर हर वक्त मौजूद रहने से जुबैदा की हालत किसी कदर दुरुस्त हो गई, लेकिन उसको इस बात की बहुत फिक्र थी कि दुकान का कारोबार कौन चला रहा है और कहीं वो आदमी जो कारोबार चला रहा है धोखा तो नहीं कर रहा। उसने कई मर्तबा अपने शौहर से कहा, तुम दुकान पर क्यों नहीं जाते? जानम, मैं काम करते करते थक गया हूँ, अब थोड़े दिन आराम करना चाहता हूँ। मगर दुकान किसके सुपुर्द है? नौकर है, वो सब काम करता है। वो ईमानदार तो है ना? हाँ हाँ, बहुत ईमानदार है, दमड़ी दमड़ी का हिसाब देता है। तुम क्यों फिक्र करती हो? मुझे क्यों फिक्र ना होगी? बाल बच्चेदार हूँ, मुझे अपना तो कुछ ख्याल नहीं, लेकिन उनका तो है। अगर आपका नौकर आपका रुपया मार ले गया
तो ये समझे कि बच्चों का। जुबैदा, उनका अल्लाह मालिक है। वैसे मेरा नौकर बहुत वफादार और ईमानदार है, तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। मुझे अपनी तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन माँ को अपनी औलाद के बारे में तो सोचना पड़ता है ना। इल्मुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। इल्मुद्दीन परेशान था कि क्या करे। जुबैदा सारा दिन अपने ख्याली बच्चों के कपड़े सीती रहती, उनके लिए ऊनी स्वेटर बुनती रहती, उनकी जुराबें धोती रहती। कई बार उसने अपने शौहर से कहकर अलग अलग साइज की छोटी छोटी सैंडलें मंगवाई, जिनको वो हर सुबह पॉलिश करती। इल्मुद्दीन सब कुछ देखता और उसका दिल रोने लगता। वो सोचता कि शायद उसको उसके गुनाहों की सजा मिल रही है। उसके गुनाह क्या थे, इसका इल्म उसको नहीं था। एक दिन इल्मुद्दीन का एक दोस्त उससे मिला। उसका दोस्त बहुत परेशान था। इल्मुद्दीन ने अपने दोस्त से उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका एक लड़की से प्रेम संबंध हो गया था और अब वो गर्भवती हो गई है। बच्चे को कोख में ही खत्म करने के तमाम जरिए इस्तेमाल किए गए हैं, मगर कामयाबी नहीं हुई है। इल्मुद्दीन ने कहा, देखो, अबॉर्शन की कोशिश ना करो, बच्चा पैदा होने दो। उसके दोस्त ने, जिसे होने वाले बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, कहा, मैं बच्चे का क्या करूंगा? तुम मुझे दे देना। बच्चा पैदा होने में अभी कुछ दिन थे। इस दौरान में इल्मुद्दीन ने अपनी बीवी जुबैदा को यकीन दिलाया कि वो गर्भवती है और 1 महीने के बाद उसके बच्चा पैदा हो जाएगा। जुबैदा बार बार कहती, मुझे अब ज्यादा औलाद नहीं चाहिए, पहले ही क्या कम है। इल्मुद्दीन खामोश रहता। उसके दोस्त की प्रेमिका के लड़का पैदा हुआ तो उसने उसे जुबैदा के पास लिटा दिया जो सो रही थी, और फिर उसे जगाकर कहा, जुबैदा, तुम कब तक बेहोश पड़ी रहोगी? देखो, तुम्हारे पहलू में क्या है? जुबैदा ने करवट ली और देखा कि उसके साथ एक नन्हा मुन्ना बच्चा लेटा हाथ पांव मार रहा है। इल्मुद्दीन ने कहा, लड़का है। अब खुदा के फजलो करम से हमारे 5 बच्चे हो गए हैं। ये लड़का कब पैदा हुआ? सुबह 7 बजे। और मुझे इसका इल्म ही नहीं। मेरा ख्याल है दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। हाँ, ऐसी ही कुछ बात थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से सब ठीक हो गया है। दूसरे रोज सुबह सवेरे जब इल्मुद्दीन की आंख खुली तो उसने देखा कि जुबैदा लहू लुहान है। उसके हाथ में इल्मुद्दीन का कट थ्रोट उस तरह है और वो अपनी छातियां काट रही है। इल्मुद्दीन ने आगे बढ़कर जुबैदा के हाथ से उस तरह छीन लिया। ये क्या कर रही हो तुम? जुबैदा ने अपने पहलू में लेटे हुए बच्चे की तरफ देखा और कहा, सारी रात बिलखता रहा, लेकिन मेरी छातियों में दूध ना उतरा। लानत है ऐसी। इससे आगे वो और कुछ न कह सकी। खून से लुथड़ी हुई एक उंगली उसने बच्चे के मुंह के साथ लगाई और हमेशा की नींद सो गई। मोहताज है एक औरत की पहचान आज भी। पैदाइश से लेकर मौत तक सर पे बाप, पति, बेटे का साया होना चाहिए, वरना
जानी जाएगी एक यतीम, नाजायज, आवारा या बांझ, एक जिंदा लाश। रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। अब सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना बदसूरती, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे साइमा की। साजिदा और हामिदा दो बहनें थीं। साजिदा छोटी और हामिदा बड़ी। साजिदा खुश शक्ल थी, खूबसूरत थी। उनके माँ बाप के सामने ये मुश्किल पैदा हो गई थी कि साजिदा के रिश्ते आते, मगर हामिदा के बारे में कोई बात ही ना करता। साजिदा खुश शक्ल थी, मगर उसके साथ उसे बनना संवरना भी आता था। उसके मुकाबले में हामिदा बहुत सीधी सादी थी। उसका कद और उसकी बनावट में किसी किस्म की कोई कशिश नहीं थी। साजिदा बड़ी चंचल थी। दोनों जब कॉलेज में पढ़ती थीं, तो साजिदा ड्रामों में हिस्से लेती। उसकी आवाज भी अच्छी थी, सुर में गा सकती थी। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी। हामिदा को कोई पूछता भी नहीं था। कॉलेज की तालीम जब खत्म हुई तो उनके माँ बाप ने उनकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया। साजिदा के लिए कई रिश्ते आ चुके थे, मगर हामिदा बड़ी थी, इसलिए वो चाहते थे कि पहले उसकी शादी हो। उसी दौरान में साजिदा की एक खूबसूरत लड़के से खतों में बातचीत शुरू हो गई, जो उस पर बहुत दिनों से मरता था। ये लड़का अमीर घराने का था, एमए कर चुका था और आगे की पढ़ाई हासिल करने के लिए अमेरिका जाने की तैयारियां कर रहा था। उसके माँ बाप चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए ताकि वो बीवी को अपने साथ ले जाए। हामिदा को मालूम था कि उसकी छोटी बहन से वो लड़का बेपनाह मोहब्बत करता है। एक दिन जब साजिदा ने उसे उस लड़के का इश्किया जज्बात से लबरेज खत दिखाया, तो वो दिल ही दिल में बहुत कुड़ी, इसलिए कि उसका चाहने वाला कोई भी नहीं था। उसने इस खत का हर लफ्ज बार बार पढ़ा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल में सुइयां चुभ रही हैं। मगर उसने इस तकलीफ में भी एक अजीब किस्म का मजा महसूस किया। लेकिन वो अपनी छोटी बहन पर बरस पड़ी। साजिदा, तुम्हें शर्म नहीं आती? गैर मर्दों को खत लिख रही हो तुम? बाजी, इसमें क्या खराबी है? खराबी? सरासर खराबी है। शरीफ घरानों की लड़कियां ना ऐसी हरकतें नहीं करती हैं। तुम उस लड़के हामिद से मोहब्बत करती हो? हाँ। लानत है तुम पर। देखो बाजी, मुझ पर लानतें ना भेजो। मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं। मोहब्बत मोहब्बत, आखिर ये क्या बकवास है? साजिदा ने बड़े तंजिया अंदाज में कहा। जो आपको नसीब नहीं। हामिदा की समझ में न आया कि वो क्या कहे। चुनांचे खोखले गुस्से में आकर उसने छोटी बहन के मुंह पर जोर का थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से उलझ गईं। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर की इज्जत का तो ख्याल किया होता, कल मुंही कहीं की चुड़ैल हो चुकी हो बाजी, तुम। मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं जब कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा। और मैं सिर्फ मोहब्बत ही तो करती हूँ। मैंने गलत क्या किया है? चुप करो, तुम्हारे ये मोहब्बत के ड्रामे आप बहुत हो चुप गया। करिए, आप चुप करिए। आप इस वजह से मुझसे जलती हैं क्योंकि आपको कोई नहीं देखता। चुप रहे, बदतमीज आप कहीं दूर की। रहिए मुझसे, दूर रहिए मुझसे। ऐसा नहीं करें। मैं हामिद को नहीं छोड़ साजिदा, सकती। मैं हामिद से मोहब्बत अम्मी अब्बू करती के हूँ। बारे में सोच। मुझे नहीं सोचना किसी के बारे में। भाड़ में गई तुम दोनों की ये मोहब्बत। घर की बाल इज्जत छोड़ो। का क्या है? बाजी, बाल छोड़ो मेरे। चुड़ैल कहीं बाजी, की। मेरे बाल छोड़ो। तुली हुई है कि घर वालों की इज्जत बाल को सारे छोड़ो मेरे बाजार बाजी। नीलाम कर दे। तू तो बस बहुत बुरी हो चुकी है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। तुम जलती हो मुझसे। तुम बाल छोड़ो। देर तक इनमें हाथापाई होती रही। हामिदा उसको ये कोसने देती रही कि वो एक अनजान मर्द से इश्क लड़ा रही है, और साजिदा उससे ये कहती रही कि वो जलती है इसलिए कि उसकी तरफ कोई मर्द आंख उठाकर भी नहीं देखता।
हामिदा जिस्मानी लिहाज से अपनी छोटी बहन के मुकाबले में काफी तगड़ी थी। इसके अलावा उसे नफरत भी थी जिसने उसके अंदर और भी ताकत पैदा कर दी थी। उसने साजिदा को खूब पीटा, उसके घने बालों की कई खूबसूरत लटें नोच डाली और खुद हांफती हांफती अपने कमरे में जाकर बेइंतहा रोने लगी। साजिदा ने घर में इस हादसे के बारे में कुछ न कहा। हामिदा शाम तक रोती रही। बेशुमार ख्यालात उसके दिमाग में आए। वो शर्मिंदा थी कि उसने महज इसलिए कि उससे कोई मोहब्बत नहीं करता अपनी बहन को, जो बड़ी नाजुक है, पीट डाला। वो साजिदा के कमरे में गई, दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, साजिदा। साजिदा ने कोई जवाब नहीं दिया। हामिदा ने फिर जोर से दस्तक दी और रोनी आवाज में पुकारा, साजी, मैं माफी मांगने आई हूँ, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। हामिदा 10-15 मिनट तक दहलीज के पास आंखों में डबडबाए आंसू लिए खड़ी रही। उसे यकीन नहीं था कि उसकी बहन दरवाजा खोलेगी, मगर वो खुल गया। साजिदा बाहर निकली और अपनी बड़ी बहन को गले लगा लिया। क्यों बाजी, आप रो क्यों रही हैं? हामिदा की आंखों में से टप टप आंसू गिरने लगे। मुझे अफसोस है कि तुमसे आज बेकार लड़ाई हो गई। बाजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके बारे में ऐसी बात कही थी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। तुमने अच्छा किया साजिदा। मैं जानती हूँ कि मैं बदसूरत हूँ। खुदा करे तुम्हारा हुस्न कायम रहे। बाजी, मैं बिल्कुल भी हसीन नहीं हूँ। अगर मुझ में कोई भी खूबसूरती है तो मैं दुआ करूंगी कि खुदा उसे मिटा दे। मैं आपकी बहन हूँ और अगर आप मुझे हुक्म दे तो मैं अपने चेहरे पर तेजाब डाल दूंगी। कैसी फिजूल बातें करती हो? क्या बिगड़े हुए चेहरे के साथ तुम्हें हामिद कबूल करेगा? मुझे यकीन है। किस बात का? वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर मैं मर जाऊं ना तो वो मेरी लाश से शादी करने के लिए भी तैयार है। ये महज बकवास है। होगी, लेकिन मुझे उसका यकीन है। आपने तो उसके सारे खत पढ़े हैं ना? क्या उनसे आपको ये नहीं पता चला कि वो मुझसे क्या क्या वादे कर चुका है? साजी, ये कहकर हामिदा रुक गई। थोड़ी देर बाद कांपती हुई आवाज में कहा, मैं इस तरीके के वादों के बारे में कुछ भी तो नहीं जानती। उसकी छोटी बहन ने इसे गले से लगाया, उसको प्यार किया और कहा, बाजी, बाजी प्लीज चुप हो जाओ। बाजी, बाजी चुप हो जाओ। बाजी, अगर आप चाहें तो मेरी जिंदगी संवर सकती है। कैसे? मुझे हामिद से मोहब्बत है। मैं उससे वादा कर चुकी हूँ कि अगर मेरी कहीं शादी होगी तो तुम ही से होगी। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि आप इस मामले में मेरी मदद करें। अगर वहां से पैगाम आए तो आप उसके हक में गुफ्तगू कीजिए। अम्मी और अब्बा आपकी हर बात मानते हैं। मैं इंशाल्लाह तुम्हें नाउम्मीद नहीं करूंगी। साजिदा की शादी हो गई। हालांकि उसके वालिदैन पहले हामिदा की शादी करना चाहते थे। मजबूरी थी, क्या करते। साजिदा अपने घर में खुश थी। उसने अपनी बड़ी बहन को शादी के दूसरे दिन खत लिखा जिसमें कुछ इस किस्म की बातें लिखी थी। मैं बहुत खुश हूँ। हामिद मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। बाजी, मोहब्बत अजीबो गरीब चीज है। मैं बेहद खुश हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी का सही मतलब अब मेरी समझ में आया है। खुदा करे आपको भी ये खुशी नसीब हो। हामिद तो मुझसे 1 मिनट के लिए भी दूर रहना नहीं चाहते। वो जब वापस आते हैं तो हमेशा हर पल मेरे साथ बिताते हैं। इसके अलावा और बहुत सी बातें इस खत में थीं जो एक बहन अपनी बहन को लिख सकती है। हामिदा ने ये पहला खत पढ़ा और बहुत रोई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका हर लफ्ज एक हथौड़ा है जो उसके दिल पर चोट पहुंचा रहा है। इसके बाद उसको और भी खत आए जिनको पढ़ पढ़ के उसके दिल पर छुरियां चलती रहीं।
रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। उसने कई मर्तबा कोशिश की कि कोई राह चलता जवान लड़का उसकी तरफ देखे, आकर्षित हो, मगर नाकाम रही। उसे इस अरसे में एक अधेड़ उम्र का मर्द मिला। बस में मुठभेड़ हुई। वो उससे जान पहचान बढ़ाना चाहता था, मगर हामिदा ने उसे पसंद न किया। वो बहुत बदसूरत था। 2 साल के बाद उसकी बहन साजिदा का खत आया कि वो और उसका शौहर आ रहे हैं। वो आए। हामिदा ने बहुत अच्छी तरह उनका इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम दुल्हनिया? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक, तुम्हें हमेशा याद करती रहती हूँ और तुम आ गई। साजिदा के शौहर को अपने कारोबार के सिलसिले में 1 हफ्ते ठहरना था। साजिदा से मिलकर उसकी बड़ी बहन बहुत खुश हुई। हामिद भी उससे बहुत अच्छी तरह मिला। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी अब्बू नहीं है घर पे? नहीं, वो बाहर गए हैं। हामिदा घर में अकेली थी, इसलिए कि उसके वालिदैन किसी काम से सरगोधा चले गए थे। तुम भी ना साजिदा कमाल करती हो। ये तो ऐसे ही बातें करते हैं, मैं क्या बताऊं। गर्मियों का मौसम था। हामिदा ने नौकरों से कहा कि वो बिस्तरों का इंतजाम सहन में कर दें और बड़ा पंखा लगा दें। ये सब कुछ हो गया, लेकिन हुआ ये कि साजिदा किसी जरूरत के तहत ऊपर कोठे पर गई और देर तक वहीं रही। हामिद को इरादा कर चुका था। आंखें नींद से बोझल थी। उठकर साजिदा के पास गया और उसके साथ लेट गया, लेकिन उसकी समझ में ना आया कि वो गैर सी क्यों लगती है, क्योंकि वो शुरू में उसकी तरफ खास ध्यान नहीं दे रही थी। आखिर में वो ठीक हो गई। साजिदा कोठे से उतरकर नीचे आई और उसने देखा कि हामिदा और हामिद एक ही बिस्तर पर। बाजी, हामिद, ये क्या है? या अल्लाह, मैं किस घड़ी में यहाँ पर आ गई? तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बाजी। तुम तो चाहती थी यही, तुम तो यही चाहती थी ना कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि तुम्हारी नहीं बन सकी। नहीं साजिदा, मेरे साथ सुबह को दोनों बहनों में सख्त लड़ाई हुई। कैसे? हामिद भी उसमें शामिल था। उसने गर्मा गर्मी में कहा, तुम्हारी बहन मेरी बहन है साजिदा। तुम क्यों मुझ पे शक करती हो? और आप हामिद, साजिदा, आपको सब जिस्म चाहिए ना? साबित कर दिया कि सारे मर्द एक जैसे साजिदा, होते हैं। तुम्हें क्यों मैं नहीं क्या समझ में आ रहा? मेरी बहन के साथ दूर हो जाइए मेरी नजरों से। गलती हो गई है साजिदा, मुझसे गलती हो गई और है। आप कहते थे ना कि मैं खूबसूरत हूँ, और आज क्या हो गया आपको? तुम क्यों नहीं मेरी बात समझ रही? आज आपको मेरी खूबसूरती सब भूल गए आप? मेरी सारी खूबसूरती इस बदसूरत जिस्म ने मिटा दी। बस। हामिद ने अगले ही दिन अपनी बीवी साजिदा को तलाक दे दिया। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर मैं मर जाऊं ना, तो वो मेरी लाश से शादी करने के लिए भी तैयार है। ये महज बकवास है। होगी, लेकिन मुझे उसका यकीन है। आपने तो उसके सारे खत पढ़े हैं ना? हामिद ने 2-3 महीनों के बाद हामिदा से शादी कर ली। उसने अपने एक दोस्त से, जिसको उस पर एतराज था, सिर्फ इतना कहा, खूबसूरती में जज्बात की सच्चाई होना नामुमकिन है। बदसूरती हमेशा दिल की सच्ची और जज्बात से भरी होती है।